अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपसे 3-4 चीज़ें डिस्कस करनी थी। एक तो ये था कि एक बहुत अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपको आज ऑफ़र करने लगा हूं। मैं ख़ुद तो कर ही रहा था, लेकिन अब लोग कहते हैं जी कि जो अच्छे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ज़्यादा मार्जिन वाले काम हैं वो आप ख़ुद करते हैं और हमें उसमें पार्टनर नहीं बनाते। हालांकि ये बात नहीं थी, बात सिर्फ ये थी कि मेरे पास पहले ही एक पार्टनर मौजूद था जो कि इन्वेस्टमेंट उसकी थी और मैं उसमें एक वर्किंग पार्टनर के तौर पे काम कर रहा था। अब वर्किंग पार्टनरशिप में आपको पता है कि हमारी 50-50 जो है प्रॉफिट रेशो होती है, और वो जो पार्टनर था क्योंकि वो भी आउट ऑफ कंट्री था तो मैं उसका कस्टोडियन था। अब इन्वेस्टमेंट क्योंकि ज़्यादा थी तो इसलिए मैं नहीं चाहता था कि कल को कोई मेरे पे बात आए, लेकिन अब उसने मुझे ये इजाज़त दी है कि आप किसी और को भी साथ मिला सकते हैं। अब ये बिज़नेस क्या है? ये है एयर कंडीशनर का। आपको पता है कि हम हाइब्रिड एयर कंडीशनर बनाते हैं और लोगों को लो कॉस्ट जो है उस पे एयर कंडीशनर बना के देते हैं। अब एयर कंडीशनर की दो किस्में हैं। एक किस्म वो है जो हाइब्रिड है, जो हम करते हैं और वो वापडा पे चलता है। अब यहाँ पे लोग ये भी कहते हैं जी कि हमें सोलर पे चलने वाला दें। दुनिया का हर इक्विपमेंट सोलर एनर्जी से चल सकता है, क्योंकि सोलर भी आफ्टर ऑल बाद में आप इसी तरीके से जैसे वापडा के एसी करंट में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसके लिए ये नहीं है कि कोई अलग से मशीनरी चाहिए होती है, सिर्फ एक इन्वर्टर एक्स्ट्रा लगता है और इस तरीके से एयर कंडीशनर वो जो वापडा पे चल रहा है वो सोलर पे चलना शुरू हो जाता है। कुछ खुशकिस्मती है कि हम लोगों की कि अब कम से कम सोलर प्लेटों के रेट और इन्वर्टर के रेट नीचे आए हैं। तो जो हम एयर कंडीशनर पहले 1 लाख में दे रहे थे वो उसको भी हमने डाउन किया है और सोलर प्लेटों की कीमतें भी डाउन हुई हैं। तो अब वो हाइब्रिड जो एयर कंडीशनर है जो कि मुकम्मल तौर पे इंडोर आउटडोर और रिमोट, वो हमारे से अगर आप लेते हैं तो वो अब 70,000 में हम दे रहे हैं, और अगर आप अपना एयर कंडीशनर लेके आते हैं तो वो हम 1.5 टन का 45,000 में और 1 टन का 40,000 में आपको हाइब्रिड कर देंगे। अब बाकी आपको पता है कि मार्केट में जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो प्राइसेस नहीं बताते कभी भी, लेकिन मेरी तो हमेशा से ये रही है कि जिसको भी देना है उसको पहले प्राइस बताएं। आपको YouTube पे मिलेगा कि 19,000 में एयर कंडीशनर लें, नई टेक्नोलॉजी आ गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब जाते हैं तो पता चलता जी 1,19,000 में है, एक हमारे से गलती से मिस हो गया था। दूसरी बात यह है कि वो उस बात पे खड़े नहीं होते जी, वो तो वैसे ही हमने ऐड लगाया था। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अगला बंदा जो आपकी वीडियो देख के जा रहा है तो वो उतने पैसे जेब में लेके जाए ताकि उसको अगर पसंद आता है तो वो ले आए, और हम खुलेआम ये बताते हैं कि भाई हमारे ये रेट्स हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं जो लाट आ गई, लाट का माल आ गया, बहुत सस्ता आ गया, लेकिन आप जब उनसे फ़ोन पे भी पूछें भाई जो आपने कहा था कि लाट का माल आ गया और 18,000 का एयर कंडीशनर है बहुत चिल करने वाला, ये वो किधर है, तो उनके पास जवाब भी नहीं होता, इतने का वो नहीं देते, लेकिन हम जितना कहते हैं उतने का देते हैं। दूसरा एयर कंडीशनर जो था, जो कि हमारा पहले ये तजर्बा कामयाब नहीं हो पा रहा था, वो था सोलर पे चलने वाला। अभी भी जो है क्योंकि उस पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, चाइना से उसके DC कंप्रेसर मंगवाने थे, तो वो कम अज़ कम जो है 200 पीस मंगवाएं तो उस पर वो फिर वो कंसाइनमेंट आती है। अब 200 पीस की अगर हम प्राइस वगैरह उससे मल्टीप्लाई करें तो वो तकरीबन 45 लाख रुपए इसी पे खर्च हो रहा था एक कंटेनर पे, और बाकी जो उस पर ड्यूटीज़ ये वो अलहदा आती हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब वो इन्वेस्टर जो पहले है उसने भी कहा जी मेरे से आप ले लें, 50 लाख 60 लाख रुपए तक आप मेरे से ले सकते हैं और इसको पाए तकमील तक पहुंचाएं। और लोगों से भी ऑफ़र है, क्योंकि ये तो पूरे मुल्क का तो हम पूरे नहीं कर सकते, 50 60 200 एसियों को कन्वर्ट कर लेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि इसको बड़े लेवल पे किया है। इस सिलसिले में हमें जो है वो एयर कंडीशनर के जो कारीगर हैं, जो
कंप्रेसर की वेल्डिंग भी कर सकें और कैपिलरी चेंज कर सकें, गैस चेंज कर सकें और एक जो सप्लाई है वो अंदर लगा सकें और उसके अलावा एक वाटर किट जो कि हमने बनाई हुई है वो भी इसमें फ़िट कर सकें, तभी बिजली का प्रॉपर बचत होगी, वैसे नहीं होगी। तो इस सिलसिले में हम बाकी तमाम लोगों को जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहें या पार्टनर बनना चाहें, तो जैसे हमने बायोफ्लाक का बनाया था और कामयाबी से उसको चला रहे हैं, तो इसी तरीके से हमने वर्मी कंपोस्ट का बनाया जिसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग के मुख्तलिफ लोग आके इन्वेस्ट करते हैं और हम उसको उसका आउटपुट लेके तो आप लोगों को उसका प्रॉफिट दे देते हैं। तो ये जो था ये भी हमारा कामयाबी से चल रहा है और लोग इसमें आ रहे हैं और इसमें तकरीबन आप देखें तो अब हमारे पास जो पार्टनर्स हैं वो अबाउट 45 हैं, यानी बायोफ्लाक जोन कराची में, मलीर में, जो कि आप देखते हैं कि हम उसकी काफ़ी सारी वीडियो भी मौजूद हैं और मैं एग्जांपल भी देता हूँ। तो किसी के 4 हैं, किसी के 7 हैं, किसी के 8 टैंक हैं, तो वो सारे उसमें पार्टनर हैं। पार्टनर टोटल 45 हैं लेकिन टैंकों की तादाद तो सैकड़ों में है। तो चलें, ये एक तो ये खुशखबरी आपसे शेयर करनी थी। दूसरी बात ये है कि एक और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस वक्त लोग परेशान हैं और नहीं काम कर सकते। तो एसी क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला काम है, इसमें मीडियोकर्स जो हैं, दरमियाने तबके के लोग, वो तो नहीं आ सकते। ज़ाहिर है 50-60 लाख लगाना उनके लिए तो मुमकिन नहीं है। लेकिन एक और बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है जो कि अल्लाह ताला ने भी मुझे सपोर्ट किया है, और वो क्या है, वो है नीम ऑयल। तो नीम ऑयल की निमोलियों पे हमने काफ़ी सारे लोगों को लगाया, अब उन्होंने खुश भी कर लिया और सारा कुछ। अब हमें चाहिए एक ऐसा बंदा या ऐसे कई बंदे जो मशीन लगाएं और इन निमोलियों से गिरी को निकाल लें, क्योंकि असल तेल होता है गिरी में। जब गिरी में से तेल निकल आएगा तो हमें फिर दूसरे जो कोई 1 दर्जन के करीब हमें वो लोग चाहिए जो इस गिरी से ऑयल निकाल के खल और ऑयल अलग-अलग कर दें, और वो ऑयल हम एक्सपोर्ट करेंगे लोकल मार्केट में भी। और बल्कि ये है कि लोकल मार्केट से हमें काफ़ी सारे ऑर्डर आ चुके हैं और हमें 500 लीटर पर मंथ का एक पार्टी ही ऑर्डर दे चुकी है, और लोग भी आ रहे हैं। तो परचून में भी सेल होना शुरू हो गया है, डीलर्स भी बन गए हैं। तो ठीक है, हमें पहले से यानी थोड़ा सा लेट ज़रूर हो रहा है हमारा, लेकिन जो भी हो रहा है बेहतर हो रहा है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन पूरा नेटवर्क बनता जा रहा है खुद ब खुद। तो ये जो एसी वाली मैं बात कर रहा हूँ, ये काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया था। और नीम ऑयल का अब हम ये होगा कि कुछ लोग, यानी सैकड़ों की तादाद में लोग निमोलियाँ इकट्ठी करेंगे, वो हम अपने कराची और लाहौर, बड़े बड़े शहरों में जहाँ जहाँ पे डी हलिंग मशीन लगी होगी, वहाँ पे इसको डाल के तो इसका मगज़ निकाल लेंगे, वहीं पे इसका ऑयल निकाल लेंगे, साथ में ऑयल वाली मशीन भी लगानी होगी। और टोटल ख़र्चा जो डी हलिंग का और ये मगज़ निकालने का है, ये तकरीबन कोई 7 से 8 लाख का बनेगा। जगह इसके अलावा भी वो रेंट पे ले लें, या जो भी 3 फेज़ मीटर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी कर लें। तो ये चीज़ें जो हैं लेकिन इसका जो रिटर्न होगा वो ऑलमोस्ट जो है, वो अगर 100 लीटर भी आप निकालते हैं तो 100 ज़रब 500 रुपये का तकरीबन मार्जिन बनेगा। तो इसमें आप ये देख लें कि 50,000 रुपये पर डे भी आप कमा सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। अगर कैलकुलेशन में मेरे से कोई गलती हो, क्योंकि मैं वर्बली बात करता होता हूँ, मैं कोई लिख के तो करता नहीं हूँ, कोई ऊंच नीच कोई 2-4% की हो जाए तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ। लेकिन जो हमें फिगर मिला है कि इतना ऑयल निकलता है और जो रेट मार्केट में मिला है वो भी हमारे पास है, तो वो आपको एक अच्छा प्रॉफिट और अच्छा रोज़गार बना के दे सके। ये डेली का है। जो हमारा बायोफ्लाक का है या वर्मी कंपोस्ट का, वो डेली आमदन वाला कारोबार नहीं है, वो तो इकट्ठी आनी है जब सेल होगी, और वो फार्मिंग में तो ऐसे ही होता है। लेकिन ये जो काम है इसमें आपको डेली आमदन आ रही होती है, और पैकिंग भी हमारे पास मौजूद है, लाइसेंस भी मिल चुका है और सारा कुछ हो चुका है। तो इसलिए इस पे जो लोग इन्वेस्ट करना चाहें वो ऊपर दिए गए नंबरों पे, बल्कि एक स्लाइड हम डाल देंगे कि उसमें हमारे से रब्ता करने वाले लोग इन नंबरों पे हमारे से रब्ता करें। और उसमें ख़ास तौर पे जो मुल्तान के लोग हैं
وہ جو ٹیلینور کا نمبر ہے ڈاکٹر شکیلہ کا، اس پہ رابطہ کریں۔ جو لاہور کے یا اس پنڈی سائڈ کے ہیں وہ میرے نمبر پہ بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں ایک وارد کا نمبر دیا ہوا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے 3 نمبر ہم فی الحال ڈسپلے کر رہے ہیں، تو ان پہ رابطہ کر کے تو آپ اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اگر اب بھی کاروبار نہیں کیا اور پیسے بینک میں رکھنے ہیں تو پھر میرا خیال میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جیسے پاکستان پیسے اگر رکھ بھی لے بینکوں میں ادھر ادھر تو اس کو کوئی ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکتا، پیسوں سے نہیں، پروڈکشن سے چینج آئے گی۔ تو یہ آخر پہ میں آپ کو ایک سوال کر کے جا رہا ہوں جس پہ ضرور سوچیے گا۔ میں نے پچھلے دنوں اپنے سٹیٹس پہ ایک پوسٹر لگایا تھا۔ پوسٹر یہ تھا کہ 450 ارب ڈالر کی جو ایڈ ہے وہ آپ دے رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پلان میں۔ یعنی یہ حلقہ احباب جو ہمارے ذمہ داران ہیں اس ملک کے، ان کے لیے لمحہ فکری ہے کہ 450 ارب روپیہ آپ نے رکھ دیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، اور تعلیم کے لیے صرف 30 ارب رکھا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ ہماری قوم ترقی نہیں کر رہی۔ ترقی کیسے کرے گی جب 450 ارب ڈالر بھکاری بنانے کے لیے آپ نے دیے اور ایجوکیٹ کرنے کے لیے صرف 30 ارب روپے رکھے، وہ بھی تنخواہوں کی مد میں؟ تو آپ کیسے ملک میں چینج لا سکتے ہیں؟ تو اس پہ میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے حلقہ احباب ہیں جو اس کی نگرانی کرتے ہیں، پالیسی بناتے ہیں، یا وہ لوگ جو پیچھے بیٹھ کے تو گورنمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے۔ یہ 400 ارب ڈالر کیوں رکھتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے غریبوں تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کے حالات بدل جاتے ہیں؟ نہیں، ان کے حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ آپ ان کو، اور بلکہ جو کام کر رہے ہیں ان کو بھی بیکاری بنا دیں گے۔ جب قوم ساری ہوگی ہی بیکاری، جس پہ 450 ارب ڈالر بیکاری بنانے پہ لگیں گے، تو سنوارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر کیسے چینج آئے گی؟ تو پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو بجٹ بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ 450 ارب ڈالر، یہ اس میں سے میرے خیال میں شاید 4 ارب ڈالر بھی خرچ نہ ہوتا ہو، فرضی کارروائی ہوتی ہوگی اور کھائے پیے جائیں گے، کچھ بیوروکریٹس کھائیں گے، کچھ آگے عملہ کھا جائے گا، کچھ حکومت کے کرندے کچھ وزیر کھا جائیں گے، بڑا کچھ ہوگا، اور آگے پھر بھی نہیں کچھ پہنچے گا۔ تو اس لیے اس پہ ذرا غور کیجیے گا، اور میرا میسیج لوگوں تک پہنچائیں کہ جب اس طرح کی پالیسیز بنے گی تو ملک میں بہتری کیسے آئے گی، اور جو باقی پیسے بچیں گے وہ چیئرمین سینٹ کی مراعات میں خرچ ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو مراعات کا بل پاس ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے۔ بہرحال میں کوئی پولیٹیکل آدمی تو ہوں نہیں، لیکن دکھ تو ہوتا ہے نا کہ آفٹر آل میرا پیسہ جو میں ٹیکس میں دیتا ہوں وہ خرچ کہاں ہو رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ تو آپ کا پیسہ بھی اس میں شامل ہے۔ آپ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں جیسے میں آج پوچھ رہا ہوں، حالانکہ میں کبھی پولیٹیکل سوالات نہیں کرتا، لیکن جب دل کڑتا ہے اور دیکھتا ہوں کہ جو ٹیکس ہم نے دیا وہ خرچ کہاں ہوا، تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ یہ صرف اس گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، پچھلی گورنمنٹ نے اس کا نام چینج کر کے احساس پروگرام رکھ دیا، اس سے پہلے پھر بے نظیر پروگرام انکم سپورٹ پروگرام تھا۔ تو یہ کیا انکم سپورٹ پروگرام کا چلا رہے ہیں؟ اس کو بند کر دیں، اس کو ترقی پہ لگائیں۔ اگر 450 فیکٹریاں لگ جاتی ہیں، ایک فیکٹری ہو تو لاکھوں لوگوں کو روزگار مل سکتا تھا۔ روزگار آپ نہیں دے رہے، بیکاری بنا رہے ہیں۔ تو اس پہ ضرور سوچیے گا، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جن کے کوئی رشتہ دار اس طرح کی پالیسی بنانے میں ملوث ہیں یا ان کے رشتہ دار وزراء ہیں، تو ان کو کم از کم شرمندگی تو دلوائیں نا کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ ملک ڈوب رہا ہے، ڈیفالٹ کر رہا ہے، روزانہ خبریں سنتے ہیں کہ آج IMF نے یہ کہہ دیا، آج بلومبرگ نے یہ کہہ دیا، اور آپ عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ خدا را اس پہ سوچیں، ادروائز اس کشتی میں آپ بھی سوار ہیں، آپ بھی ساتھ ڈوب جائیں گے۔ تو اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔